हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए हम पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का 25 एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हम लगाते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इन्हेंस करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अब 25 एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो इसका आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो भारत के संविधान का निर्माता आमतौर पर बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, उसके द्वारा कई समितियां बनाई गई थी, जिसमें संविधान को लिखने का काम यानी संविधान के प्रारूप पर तैयार करने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था। ठीक है, मतलब जो उसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, जिसमें यही क्या थे, यही मेन थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना? तो आप इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। यानी न्यायिक समीक्षा जो प्रक्रिया है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हायर की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, यूएसए के संविधान से जो हमारे संविधान निर्माता थे वो मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, मूल अधिकार, ये सब जितने इम्पोर्टेंट जो अवधारणा थे, ठीक ना, वो कहाँ से लिए गए थे हमारे संविधान में? तो यूएस के संविधान से लिए गए थे और लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा है। और जो भारतीय लोकतंत्र है ये भी विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र। ठीक है, तो किस हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो भारत का संविधान जब बना तो उस वक्त इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और इसको 22 भाग में बांटा गया था। ठीक है ना? तो अब देखा जाए तो अब ये काफ़ी इसमें कुछ नए नए अमेंडमेंट किए गए हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ी है, वर्तमान में अनुसूचियाँ भी बढ़ी हैं और भाग भी बढ़े हैं। ठीक है, तो हम मोटे तौर पर देख लेते हैं। तो जो अनुसूचियाँ हैं ये लगभग 444 हुई हैं। ठीक है, और कहीं कहीं मिलता है 462 भी। जो अनुच्छेद हैं वो अभी 444 या 462 ये कहीं मिलता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और अभी जो अनुसूचियाँ हैं ये 8 ना होकर ये 12 हो गई हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं ये 12 हो गई हैं और जो भाग है वो भी 22 से बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा संविधान है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगर क्वेश्चन आए कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियाँ थी, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। भले वर्तमान में आप याद ना हो कि कितने अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, लेकिन वो मूल रूप वाला आप याद रखिएगा अक्षर कि कितने अनुसूचियाँ थीं। तो 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट
किस संविधान से लिए गए थे? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो प्लीज़ ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। तो जो मूल रूप से हमारे संविधान में मूल अधिकार लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे? तो वो अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। ठीक है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कुल कितने हैं? तो कुल अभी 6 मूल अधिकार हैं। जब स्टार्टिंग में मूल अधिकार ऐड हुआ था हमारे संविधान में तो उसमें टोटल 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, तो उसको जो अंतिम वाला था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, द्वारा उसको हटा दिया गया। ठीक ना, और उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। उसको 300 सब क्लॉज क में कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो जो संपत्ति का अधिकार था वो 1978 में, ठीक है, भारतीय संविधान से मूल अधिकार के वो क्या बोलते हैं लिस्ट से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो हमारे देश में हमारे संविधान में मूल रूप से कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 अधिकार है, मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारे देश में जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त हैं। तो इनमें से कुछ गिने चुने हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं और जो भारतीयों को प्राप्त है। तो जो मूल अधिकार 14, 15, ठीक है, 19, 29, 30, जो ये 5 मूल अधिकार हैं, ठीक है, ये भारतीयों को प्राप्त है मूल रूप से, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये 14, 15, 19, 29, 30 जो ये मूल अधिकार हैं ये मूल रूप से भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनको छोड़कर ये जो 5 हम लिखे थे 14, 15, 19, 29, 30, इनको छोड़कर बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। ठीक है, यानी 14, 15, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने हैं उसको छोड़कर यानी 16, 17, 18, ठीक है, ये 23, 24, ठीक है ना, 25, 26, 27, 28, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है ना, तो आप इतना समझ गए। और जो हमारा ये मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, आप जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप प्लीज़ केयरफुली आप इस ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये मूल अधिकारिता है। ठीक है ना, ये मूल अधिकारिता है कि वो क्या करें कि वो लोगों की, जो देश के नागरिक हैं, देश के सिटीजन्स हैं, उनकी मूल अधिकारों का संरक्षण करें, उनको मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये अधिकारिता है, ये उन अधिकारिता के अधीन आता है कि मूल अधिकारों का वो क्या करें, लोगों के मूल अधिकारों का क्या करें, वो संरक्षण करें। ठीक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। जो अगर किसी व्यक्ति का, भारतीय नागरिक का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो इंसान जिसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वो 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, रिट दायर कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 32, ठीक है ना, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी अपने मूल अधिकार के संरक्षण को लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7।
मैंने भी पहले आपको बता दिया कि मूल रूप से जो अधिकार मूल अधिकार संविधान में जुड़े थे तो उस वक्त कितने थे, मूल रूप से 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, ठीक है। जिसमें से एक जो अंतिम वाला था संपत्ति का अधिकार, उसको 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी अधिकार, उसको लीगल राइट कर दिया गया। और संविधान के 300 संविधान के अनुच्छेद 300 सब क्लॉज क में उसको डाल दिया गया और उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो फिर हमारे संविधान में मूल रूप से कितने बच गए अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार बच गए, ठीक ना। लेकिन प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में 7 थे मौलिक अधिकार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए, अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अध्याय मतलब भाग। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, अध्याय 3 में गारंटीकृत मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को, जनता को दिया गया है। मैंने आपको पहले इस पर चर्चा कर दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या दिए गए हैं, राइट टू इंडिपेंडेंस, ठीक ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा यानी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ये क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन लिखा है, इसको मैंने पहले चर्चा कर दिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप प्लीज़ क्वेश्चन को, यानी इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके क्वेश्चन को केयरफुली और गहन के साथ पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, धारा 32। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी, ये मतलब जो भारतीय नागरिक हो, ठीक है, वो अपने मूल अधिकारों के हनन के मामले में वो सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है धारा 32 के तहत। किसके तहत, धारा या फिर आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना। आपको मैंने बता दिया था। और अगर उसको जाना हो सीधे हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मामलों को लेकर, तो कहाँ जाएगा, तो वो हाई कोर्ट जाएगा। तो वो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएगा, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। अगर उच्चतम न्यायालय में जाएगा तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएगा, अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएगा, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। कह रहा है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है कोई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है कोई उप न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक अधिकरण। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज करेक्ट आंसर, कोई उच्च न्यायालय। यानी एक रिट, ठीक ना, को जारी करने का अधिकार सिर्फ 2 ही न्यायालयों को है। पहला तो एक सुप्रीम कोर्ट को है, पहला एक सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है, और दूसरा हाई कोर्ट को है, ठीक ना। ये दोनों रिट दायर करते हैं, ठीक है, इन्हीं के पास ये अधिकारिता है कि यही दो, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दोनों रिट दायर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया था कोई उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकारों की बात करें, अगर मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में तो रिट कौन दायर करता है, यानी कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के थ्रू करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जारी करता है, ठीक ना। तो ये सिर्फ 2 ही को अधिकार है रिट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है। मतलब यहाँ पे दो न्यायालय की बात हो रही है, एक न्यायालय जो दूसरे न्यायालय से थोड़ा उच्च है, ठीक है, और दूसरा न्यायालय उस उच्च न्यायालय से थोड़ा सा निम्न है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा न्यायिक आदेश, ठीक है, उच्चतर न्यायालय द्वारा एक निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है या फिर जारी करता है। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी है प्रतिषेध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध न्यायिक जो आदेश होता है, जो एक उच्चतर न्यायालय अपने से निम्नतर न्यायालय को ये जारी करता है। प्रतिषेध यानी कहने का मतलब ये रिट है, ठीक है। कुल 5 रिट होते हैं, ठीक है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है प्रतिषेध, तीसरा होता है परमादेश, चौथा होता है अधिकार परीक्षा, और पांचवा होता है उत्प्रेषण। तो ये 5 होते हैं, और ये पांचों कौन जारी कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। जो ये 5 हमने रिट बताया, ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि एक उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को, तो हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट हो, वो अपने से निम्न न्यायालय को एक रिट या फिर न्यायिक आदेश जारी किया है। कौन? प्रतिषेध का। प्रतिषेध का तब जारी किया जाता है जब कोई निम्नतर या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कोर्ट हो, सत्र न्यायाधीश हो, क्या बोलते हैं कि कोई जिला कोर्ट हो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर, ठीक ना, वो फैसला देते हैं, या फिर वो नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो क्या करता है कि जो उच्चतर न्यायालय है वो अपने से निम्नतर न्यायालय को, ठीक है, रोकता है, ये प्रतिषेध रिट जारी करके उसको रोकता है, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे कि प्रतिषेध रिट सिर्फ उसी लिए जारी किया जाता है कि जब कोई निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, ठीक है, जहाँ तक उसके अधिकार का एक दायरा है उससे आगे बढ़कर वो कोई फैसला सुनाता है जो कानूनी रूप से या फिर न्यायिक रूप से गलत होता है। तो इसलिए वो उच्चतर न्यायालय उस निम्नतर न्यायालय पे प्रतिषेध रिट दायर करके फिर जारी करके उस फैसले को रोक देता है वहीं पे, ठीक है। तो आपने समझ गया होगा इसका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। यानी निजी स्वाधीनता, निजी आज़ादी का आधार है कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी ये भी क्या है, इसमें जितने ऑप्शंस में दिए गए हैं चारों, ये सब चारों क्या है? ये रिट है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि उसके थ्रू वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान कर सके, ठीक है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, ठीक है, ये एक निजी जो है एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के निजी आज़ादी का आधार है। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया कहीं से, ठीक है, उसको कैद कर लिया गया, ठीक है, उसको पुलिस कहीं से उठाई, उसको जांच पड़ताल ज़्यादा नहीं की और उसको ऐसे ही उठा के जेल में बंद कर ले, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने मूल अधिकार के संरक्षण के लिए वो अब वकील के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है और उनसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवा सकता है, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी जब होता है तो जिससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही अनावश्यक गिरफ्तार करने, उसको बंदी बनाए रखने के खिलाफ उसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जो भी गिरफ्तार किया गया होता है व्यक्ति, उसको 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय के पास, ठीक ना, किसी न्यायालय के पास उसको ले जाना होता है, ठीक है। बात समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट इसमें बातें होती हैं। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधीन क्या होता है कि कोई भी मतलब कहने का मतलब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये रिट जारी करता है और इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके बंदी होने के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है।
ताकि उसके मूल अधिकार का संरक्षण हो सके। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट जारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। यानी मैंने अपनी पहले बताया कि कोई जैसे पुलिस है वो किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण तरीके से, मतलब कोई उसका दोष नहीं उसमें है, ना कोई दोष की वो जांच करती है, ऐसे ही उसको नज़रबंद कर देती है पुलिस। ठीक है, अनावश्यक अवैध रूप से। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कानूनी रूप से गलत है। पहले उस जो उसके गलत है, जो गलतियां हैं, वो भी जो अपराध किया है उसको जांच करे, उसके बाद उसको गिरफ्तार करे। तो ये कहीं मतलब समझ में आता है। लेकिन क्या अगर दोषपूर्ण जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या होगा, इससे मूल अधिकार के, उस व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन होगा, वो हनन होगा। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकार के संरक्षण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है। किस लिए? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के खिलाफ। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। मैंने बताया अभी, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध, यानी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, उसको नज़रबंद कर दिया गया, उसको कहीं पे कैद कर दिया गया। तो उस मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या रिट जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यानी कितने प्रकार के रिट हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। मैंने बताया अभी पहले आपको कि 5 प्रकार के रिट हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सिर्फ इन्हीं दोनों को अधिकार है कि वो ये 5 रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है ना, जब कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तभी। ठीक है, तो ये 5 कौन कौन है जान लेते हैं एक बार फिर से हम। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंने बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, दूसरा है परमादेश। तीसरा रिट है प्रतिषेध। चौथा रिट है अधिकार परीक्षा। और 5वां रिट है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, 5 प्रकार के न्यायिक आदेश या रिट हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। आप अगर पिछले क्वेश्चन को आपने देखा है तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को प्लीज़ कर लगाइए अपने मन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यादेश। यानी भारतीय संविधान में रिटों की जो विशिष्ट व्यवस्था है वो कौन कौन है? तो परमादेश है, प्रतिषेध है, ठीक है, निषेध। देखिए यहाँ पे 2 डाउट दिख रहा है। ठीक है, एक तो प्रतिषेध हो गया, एक परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया और निषेध हो गया। लेकिन व्यादेश तो हमने नहीं पढ़ा था ना। ठीक है, ये निषेध करने का मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण था उसको बोल रहा है। ठीक है, और व्यादेश ये कोई इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं की गई है व्यवस्था। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी देखिए ध्यान से कि मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि
भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन? तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा परमादेश। ये 5 प्रकार के हैं। तो उन पांचों में से आपके सामने सिर्फ 2 दिख रहे हैं, तो परमादेश और प्रतिषेध, यानी ये तो रिट हैं, ये रिट की विशेष व्यवस्था है, लेकिन कौन नहीं है? तो व्यादेश नहीं है और निषेध नहीं है। तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस ना खोइए, जिस पे आप कॉन्फिडेंस है सही आंसर को लेके, तो उसको आप कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस से आप लूज पड़ेंगे तो प्लीज़ आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको मैंने पहले करा भी दिया। आप इसको करिए, अपने मन से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बस कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो सिर्फ 5 प्रकार की। चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है डैश तब जारी किया जाता है, यानी यहाँ पे बात हो रही है एक प्रकार की रिट की, यानी वह कौन सी रिट है आपको बताना है। इन ऑप्शन में से वही पूछ रहा है वहाँ पे कि डैश यानी डैश रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। आप समझ गए होंगे, मैंने एक बार फिर इसको पढ़ दे रहा हूँ कि डैश रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, या फिर कोई ऐसा अधिकारी पदाधिकारी जो सार्वजनिक पद पर पदासीन है, अपने कानूनी दायित्वों का, जो उसके कानूनी अकाउंटेबिलिटीज़ है, उसको पूरा नहीं कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो आम नागरिक हैं, आम सिटीजन्स हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परमादेश। तो परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय, ठीक है, उस पदाधिकारी को क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है कि आप ऐसा न करें कि जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश रिट द्वारा, यानी परमादेश रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? यानी आपको बताना है कि इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 कह रहा है तो विधि के अनुसार समानता ही सही है। ऑप्शन 16 कह रहा है समान अवसर, ये भी सही है। ऑप्शन 17 कह रहा है उपाधियों का अंत, ये गलत है। ऑप्शन 17 में अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत होता है जो हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है, इसका अंत अनुच्छेद ये कहता है 17। ठीक है, और 18 कहता है सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये आंसर सही है, यानी ये सही है ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए, बी और डी सही है, ऑप्शन सी गलत है, यानी सी जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समानता के अधिकार में ये बात कही गई है, यानी आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि देश का जो कानून होगा, देश का जो विधि होगा, वो सबको बराबर सुरक्षा, ठीक है, विधि के समान संरक्षण वहाँ पे, यानी विधि के समान, यानी क्या करेगा, जो विधि कानून है वो सबको समान संरक्षण सुरक्षा प्रदान करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो विधि है, जो कानून है,
उसके समक्ष सब कोई समान होगा, एक बराबर होगा, कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा, ठीक है, कोई भी जात पात कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कोई एक समान होगा, ठीक है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि विधि के समान संरक्षण, यानी जो विधि है वो सबको एक समान संरक्षण प्रदान करेगा। कोई अगर नीचे है जिसका विकास नहीं हो रहा है उसको आरक्षण प्रदान करके उसको क्या करेगा, और ज़्यादा ऊपर लाएगा, यानी उसको एक विकास के मुख्य धारा में लाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि के समान संरक्षण, यानी सबको एक समान संरक्षण, ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा संरक्षण किसी को कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबको एक समान संरक्षण और सब कोई विधि के समक्ष, यानी कानून के समक्ष, जो देश का कानून होगा उसके समक्ष सब कोई समान होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, यानी कौन सा अधिकार है बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है। जो जीवन का अधिकार है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। तो जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कुल 6 हैं, मूल रूप से 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो जो जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, तो वो किस में है, तो वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। और ये क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक जो अनुच्छेद, जो राइट टू इंडिपेंडेंस दिए गए हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ये 19 से लेकर 22 तक, यानी आज़ादी का अधिकार, ये एक यानी 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तो आर्टिकल जो 21 है उसमें जीवन जीने का अधिकार भी क्या है, एक आज़ादी का अधिकार है, ठीक है। जीवन का अधिकार वो क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, यानी हम कहने का मतलब बोलने का हमारा जो अधिकार है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन है, ठीक है, हम जो कुछ इस लोकतंत्र में कहना चाहते हैं वो कहने का अधिकार है, ठीक है, वो हमारे किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में, जो आर्टिकल, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, जिसमें जो आर्टिकल 19 है वही क्या बताता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के थ्रू हमको ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी जो हमारा हमको अधिकार मिला है नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी इसमें मानव व्यापार या फिर बच्चों से किसी फैक्ट्री में उसके आज्ञा या फिर क्या बोलते हैं कि उसके इच्छा के विरुद्ध काम कराना, ठीक है ना, कारखानों में काम कराना, ये सब जितने भी अधिकार दिए गए ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जिसमें ये मानव व्यापार ये निषेध किया गया है, ठीक है, ये इसी के थ्रू किया गया, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार के थ्रू मानव व्यापार निषेध यानी प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। मैंने पहले बता दिया था कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, और उसके बाद जो कानून बनता है वो कानून ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ देता है, ठीक है। तो ये संपत्ति के अधिकार के हटने से हमारे संविधान में कितना बचता है मूल अधिकार, तो 6 बचता है। तो अभी भारतीय संविधान में, ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से
जिसमें 7 था तो उसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी, ये संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार अभी नहीं है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने अपना जो पहले बताया जिस इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, उसमें मैंने बता दिया था कि किस अमेंडमेंट द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1978 में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो मैंने बताया अभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ये क्या बन गया है? विधिक अधिकार या फिर लीगल राइट। क्या बन गया है? विधिक अधिकार या फिर लीगल राइट, या फिर इसी को बोलते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। काफ़ी देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये एग्जाम से पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार में। यानी जब हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, तो 1978 में उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी, याद रखिएगा। उन्हीं के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, अब जानते हैं किसके थ्रू हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया गया था। और मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ किया गया? तो उसको कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा इसलिए कि इसके थ्रू कोई भी नागरिक है अपने अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, जिससे क्या हो कि उसका मूल अधिकार का संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया बार बार, जो मैंने कराया क्वेश्चन पिछले बार उसी का यही मतलब सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसका लैंग्वेज बदला गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? क्वेश्चन है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी भाग 3 में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बहुत बार ये रिपीट किया कि संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार आपके जहन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि वो किस अनुच्छेद में था या फिर किस अनुच्छेद में उसकी संविधान में चर्चा की गई थी। तो अनुच्छेद 31, ठीक है, इसमें भारतीय संविधान में
संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। ठीक है, यहीं से क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जब देश में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि ये वीडियो सीरीज़ कैसा लगा, इसमें जितने MCQs हमने कराए कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये मैंने जितना कराया है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं जनरल के, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी कोई क्लिक कर ले जाता है। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप चैनल पे पहले से बने हैं, तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, जो लोग काफ़ी वीक हैं इन सब चीज़ों में, उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और बोल सकते हैं कि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ मिले। ठीक है, और तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।